हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एलएलबी ऑन योर टिप्स के सेगमेंट में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, जो एक कॉमन पीपल के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका नाम है हायरार्की कोर्ट्स इन इंडिया विद इन दी डिफरेंट पावर्स। हायरार्की कोर्ट्स के बारे में जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो कोर्ट हैं उनके लेवल के बारे में जानेंगे और इनकी पावर्स के बारे में जानेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। सो आइए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हम जानेंगे आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सेकेंडली हम जानेंगे हाई कोर्ट के बारे में। थर्ड हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। फोर्थ हम जानेंगे लेबर कोर्ट के बारे में। फिफ्थ हम जानेंगे कंज्यूमर कोर्ट के बारे में। सिक्स्थ हम जानेंगे ट्रिब्यूनल्स के बारे में। सो प्लीज़ इस लेक्चर को केयरफुली सुनिएगा, ये कॉमन पीपल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी ये डिमांड थी कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। इस बार मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरी तबीयत जो है थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाया। इसके लिए मैं आपसे सबसे माफ़ी मांगता हूँ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। फर्स्टली हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखिए, हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक पहचान पता होनी चाहिए, कि एक इमेज पता होनी चाहिए, हमारे माइंड में इमेज होनी चाहिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिखता कैसा है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इमेज है। आज हम इसके बारे में ही जानने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इन टू बिगेन ऑन 28 जनवरी 1950। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है स्टार्टिंग में कब आया, मतलब आया ये 28 जनवरी 1950 में आया ये। इट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी एंड डेमोक्रेटिक पिलर। ये जो है एक हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है, एक डेमोक्रेटिक पिलर है ये। जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की वीडियो में पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक पिलर्स कौन कौन से, 3 डेमोक्रेटिक पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एक एग्जीक्यूटिव। ये बीच का पिलर है, एक जुडिशरी जो है एक पिलर है ये। सुप्रीम कोर्ट मेनली एडजुडिकेट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्रिटेशन करता है, कानून की व्याख्या करता है। दोज लॉ विच इज़ मेड बाय द लेजिस्लेचर बॉडी। जो लेजिस्लेचर बॉडी के द्वारा बनाए गए कानून है, उनके उनके जो बनाए हुए द्वारा कानून है, उनकी जो है व्याख्या करता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्टली डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड दैट द लॉ विच लॉ इज इन्फ्रिंजमेंट। उस लॉ को जो है, कानून जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्लेयर नल एंड वॉइड कर देता है जो कानून इन्फ्रिंजमेंट करता है। इन्फ्रिंजमेंट मतलब उल्लंघन करता है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को। उन कानून को जो है वो नल एंड वॉइड घोषित कर देता है। नल एंड वॉइड घोषित करने का मतलब कि उसको जो है मतलब कि हटा देता है कि ये चीज़ जो है खराब है, ये फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। इसलिए आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच मीन्स दैट ए पर्सन हैज़ राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। इस आर्टिकल 32 जो है ये मेनली सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है। इसके अंदर बताया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिलती है, इसके अंदर उपाय मिलता है। इसके अंदर जो भी किसी बंदे का फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ होगा, वो जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है अप्रोच कर सकता है। वो वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को मूव कर सकता है, अपने राइट को मूव कर सकता है। वहाँ पे एप्लीकेशन लगा के वो फंडामेंटल राइट का अपनी प्रोटेक्शन करवा सकता है। वाइल सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू इशू रिट अंडर आर्टिकल 32। इसके अंदर जो है पावर दे रखी है इशू रिट करने की आर्टिकल 32 के अंदर। उम्मीद है मुझे आप ये स्लाइड समझ गए होंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी बहुत। आइए हम इसी के साथ आगे चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट अंडर द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो एक हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है, सबसे बड़ा न्यायिक स्तर है ये। किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विद इन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसके पास जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर भी है। जुडिशियल रिव्यू की पावर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को देखना, परखना, कि देखना कि ये चीज़ सही है या नहीं है, उस चीज़ का रिव्यू करना। जैसे हम किसी चीज़ का रिव्यू करते हैं ना, उसको एक बार पहले जब देख लिया हो हमने, उसको दोबारा फिर से देखना हो। जैसे मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने कोई फैसला सुना दिया हो और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर वो पहले देखेगा, रिव्यू करेगा कि हाँ ये चीज़ सही है या नहीं सही। कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ए मैक्सिमम ऑफ 34 जजेस। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ बताता हूँ कितने होते हैं, कितने जजेस होते हैं। मेनली 33 अदर जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो टोटल कितने हुए? 34 जजेस। इसमें 34 जजेस की स्ट्रेंथ होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक तो है ही है वो, उनको मिला के 33 जजेस अदर्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस। इट हैज़ एक्सटेंसिव पावर इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। इन जजेस के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास
ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन की पावर होती है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब क्या, कि जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई भी तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट हो। अपीलेट मतलब कि हमें कोई अपीलेट में कोई एप्लीकेशन लगानी हो, अपीलेट में हमें जाना हो उसके लिए। एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट है, हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट जो है, उसको किसी भी चीज़ के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा हो या किसी भी चीज़ में कंसल्ट लेनी हो सुप्रीम कोर्ट से, सो वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा, वो उससे एडवाइस मांगेगा। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा हाथ होगा, उसको एडवाइस देनी ही पड़ेगी। वो एडवाइस देने के लिए मना नहीं कर सकता। उसके पास ये पूरी पावर है कि प्रेसिडेंट को पूरे अच्छे तरीके से हेल्प करे। इट इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट पावरफुल पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ये जो है एक मोस्ट पावरफुल पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया है सुप्रीम कोर्ट। आइए अभी हम इसका कॉम्पोजिशन के बारे में जानते हैं। कॉम्पोजिशन मेथड क्या है इसका? कोलिजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जितने भी जजेस हैं उनको कोलिजियम कहा जाता है। जो भी इनके पावर्स है, जो भी ये बैठते हैं जहाँ पर भी, इन सबको, सारे जजेस को कोलिजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको एक कोलिजियम ऑफ द ग्रुप कहा जाता है। उम्मीद है मुझे आप ये चीज़ समझ गए होंगे। जजेस टर्म लेंथ, कितने साल तक जो हैं ये अपने पोस्ट पर रहते हैं। दी सुप्रीम कोर्ट जजेस मैंडेटरी रिटायरमेंट एट 65 ईयर्स ऑफ एज। देखिए 65 ईयर्स ऑफ एज तक जो है वो अपने पोस्ट पर रहते हैं। 65 साल की उम्र तक जो है वो अपने पोस्ट तक रहते हैं, अपने पोस्ट पर काम करते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। 65 साल तक जो है वो रिटायर हो जाते हैं, वो अपने पोस्ट को छोड़ देते हैं। सेकेंडली पॉइंट है, द मेनली सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन अंडर आर्टिकल 129। देखिए इसमें बताया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बहुत पुराने केसेस हैं, जैसे मान लीजिए केशवानंद भारती का केस है कोई स्टेट ऑफ केरला का, और भी कोई अदर केस है, इंदिरा गांधी का कोई केस है, बहुत पुराने जो केसेस थे उनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, कुछ भी हैं, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ही हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं। उनके पास जो है सारे डॉक्यूमेंट, जितनी भी फाइल्स हैं, जो भी हैं, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहती हैं। वो वहाँ से क्वेश्च नहीं होती, वो मतलब वहाँ से हटाई नहीं जाती, वहाँ से कैंसिल नहीं करी जाती, वो वहीं पर ही रहती हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ही रहती हैं। चाहे जितनी मर्जी पुरानी फाइल हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहती है वो। The Supreme Court works as a supervisor if any high court and subordinate court will any illegal act by the judgments or any other way, then the Supreme Court will adjudicate of all the things, then it will be quashed by the Supreme Court. इसमें बताया हुआ है अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक सुपरवाइजर का काम करता है, अगर किसी हाई कोर्ट या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई भी गलत इलीगल एक्ट करा, कोई भी जजमेंट पास करी जिससे कि वो गलत इलीगली एक्ट आ रहा हो बाहर, और कोई अदर तरीका करा हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको देखेगा, परखेगा, उसके बाद सारी चीज़ें देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उसको क्वेश्चन कर देगा, मतलब हटा देगा, कैंसिल कर देगा। ये आर्टिकल 129 भी मैंने आपको बताया, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का काम भी बताया कि वो सुपरवाइजरी का काम करता है, कि कोई हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई जजमेंट इलीगली पास कर दी, उसको एडजुडिकेट करके उसको क्वेश्चन कर सकता है। आइए अब हम आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? द सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे इंडिया के, वो जो है अपॉइंटमेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो चुने जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुना जाता है, एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट विद द हेल्प ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है प्रेसिडेंट जी जो है अपॉइंट करते हैं। उसके बाद जो अदर जजेस हैं, अदर 33 जजेस जो हैं, उनको भी अपॉइंट जो कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन किसकी कंसल्ट लेके, मतलब किसकी राय लेके, किसकी हेल्प लेके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको उन्होंने पहले अपॉइंट करा हुआ है, सबसे बड़े जज इंडिया के, उनसे अपॉइंटमेंट, उनके अपॉइंटमेंट के बाद अदर जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करते हैं जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। आइए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं हाई कोर्ट के बारे में। देखिए हाई कोर्ट के आपको मैंने इमेज दिखा दी, ये दिल्ली हाई कोर्ट था। आइए हाई कोर्ट के बारे में अब हम जानते हैं। एवरी स्टेट हैव देयर ओन हाई कोर्ट और देयर पावर्स टू एक्ट विद द ऑल ऑफ एनी मैटर, कुड बी सिविल और क्रिमिनल। देखिए हर स्टेट के पास जो है अपना हाई कोर्ट होता है। हर स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट होता है, अपनी पावर होती है एक्ट करने की किसी भी मैटर में,
और वो मैटर कौन से हो सकते हैं? सिविल भी हो सकते हैं और वो क्रिमिनल भी हो सकते हैं। हाई कोर्ट जो है एडजुडिकेट्स करते हैं मैटर्स को। कौन कौन से मैटर्स को? ट्रिब्यूनल से रिलेटेड मैटर्स भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के मैटर्स भी हो सकते हैं, और स्पेसिफिक अदर केसेस के मैटर भी हो सकते हैं, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया। तो उन मैटर्स को जो है हाई कोर्ट सुनता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, हाई कोर्ट एडजुडिकेट्स द अदर मैटर्स रिलेटेड टू ट्रिब्यूनल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर्स केसेस, एनी अदर स्पेसिफिक केसेस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑल्सो कैन बी हियर्ड इन हाई कोर्ट। इसमें बताया हुआ है कि हाई कोर्ट जो है एडजुडिकेट करता है अदर मैटर्स को भी, अदर ट्रिब्यूनल्स के मैटर्स को भी और कॉर्पोरेट सेक्टर के मैटर्स को भी, और ये स्पेसिफिक केसेस को भी देखता है, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, उन मैटर्स को भी सुनता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब कि सोशल ग्रुप, जैसे कि पब्लिक का ग्रुप है, उनको कोई प्रॉब्लम है, उनके साथ जो है कोई डिपार्टमेंट जो है कोई गलत कर रहा है, कोई गैस लीक का डिपार्टमेंट है, कोई कुछ भी है, मान लो जैसे गैस लीक हो रही है आपस मतलब मान लो कोई ग्राउंड है वहाँ पे गैस लीक हो रही है। सो उस मामले को लेकर जो है बहुत से पब्लिक की हेल्थ जो है ख़राब हो रही है। सो उस मामले को लेकर लोग जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए जो है पिटिशन दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में। सो उम्मीद है मुझे आप ये चीज़ समझ गए होंगे। सो आइए हम हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल के बारे में जाना, आर्टिकल 32। अब हम इसके आर्टिकल के बारे में जानते हैं, जो है आर्टिकल 226 इन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन अंडर आर्टिकल 226 मेनली डिस्क्राइब दैट द रिट जुरिसडिक्शन। देखिए ये रिट जुरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। इट मीन्स दैट इफ फंडामेंटल राइट्स वोलेशन of any person so by the writ petition filed in high court for the remedy of fundamental rights infringement। देखिए अगर किसी भी बंदे का राइट वोलेशन होता है, कोई भी हमारे को जो राइट दे रखे हैं, हमारे जो राइट हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो हमारे राइट हैं, उस राइट से अकॉर्डिंग जो है अगर हमारा कोई राइट वोलेशन होता है, उसके कोई मान लो इन्फ्रिंजमेंट करता है कोई पर्सन, सो उसके लिए हम जो है रिट पिटिशन दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन आर्टिकल कौन सा होगा? वो आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, बाद में जाते हैं, लेकिन हमें उसके लिए रीजन देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि हमने जो है हाई कोर्ट के लिए हम सेटिस्फाइड क्यों नहीं थे, हाई कोर्ट की जजमेंट से हम सेटिस्फाइड क्यों नहीं थे, इसलिए। सो इसके अंदर जो है पहले हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद जो हम उसके लिए रिट पिटिशन दायर करेंगे। उसके लिए रिट्स जो है 5 तरीके की रिट्स दे रखी हैं, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। रिट ऑफ हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस का मैंने आपको पहले ही एक बार बताया था पहले वीडियो में कि रिट ऑफ हबीस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि प्रिवेंशनली डिटेन कर देना, कि किसी को भी इलीगली डिटेन कर दिया पुलिस अफसर ने। मान लीजिए उसकी सज़ा जो एक पर्सन है उसकी सज़ा जो है 14 ईयर्स की थी, मान लीजिए उसकी 14 ईयर्स की सज़ा कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो है पुलिस वाले ने जो है पुलिस अथॉरिटी ने जो है उसको 2-3 साल की और सज़ा दे दी अपनी मर्जी से ही, कोर्ट की बिना परमिशन, प्रायर परमिशन के बिना। सो उसके लिए जो है उसको जो है छोड़ा जाएगा कि भाई उसको ज़्यादा उसकी सज़ा जो है उसकी कंप्लीट होगी तो उसको ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, उसको प्रिवेंशन डिटेन नहीं किया जाएगा। सो ये जो है कोर्ट की परमिशन के बिना ये करे, ये इलीगल एक्ट है। सो इसके लिए पुलिस अथॉरिटी को जो है सज़ा मिल सकती है। अगर इसके जो है रिलेटिव भी फाइल कर सकते हैं कोर्ट में केस। सेकेंडली है रिट ऑफ मैंडामस। मैंडामस में क्या मतलब है कि भाई वी कमांड, कोई मान लीजिए अगर हम कोई अथॉरिटी को अगर कोई अथॉरिटी हमें कहती है कि अगर आपको कोई फंड की ज़रूरत है तो हम जो है आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन अगर हम अपना कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करते हैं, कोई अथॉरिटी हमें हेल्प नहीं करती है, तो उसके लिए जो है हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हम कह सकते हैं कि भाई इन्होंने जो है हमें फंड देने के लिए जो है वादा करा था, अब ये जो है अपना वादा निभा नहीं रहे हैं। सो इसके लिए जो है हम कोर्ट में जा सकते हैं। थर्ड है रिट ऑफ सर्च्योरारी। सर्च्योरारी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई डिसीजन पास कर दिया, अपना कोई डिसीजन पास कर दिया कि भाई अब ये जो है उसने जजमेंट पास कर दी कि हाँ भाई आज से ये जजमेंट जो है लागू होती है, लेकिन रियलिटी के अंदर अगर मान लीजिए वो जजमेंट जो है वो इलीगल है, अगर वो जजमेंट अगर इलीगल है, सो उस जजमेंट को लेकर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई एग्रेसिव पार्टी जो है उसके लिए सेटिस्फाइड अगर नहीं है तो हम जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं उसको क्वेश्चन कराने के लिए। सो हाई कोर्ट जो है उसके अंदर एडजुडिकेट करेगा, देखेगा, उसके बाद उसको जो है क्वेश्चन कर देगा, उसके बाद उसको कैंसिल कर देगा इलीगल एक्ट को, इलीगल जजमेंट को। सो फोर्थ है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है कि प्रोहिबिटेड कर देना, निषेध कर देना किसी चीज़ को। जैसे मान लीजिए ऊपर सर्च्योरारी और प्रोहिबिशन में एक ही डिफरेंस है कि सर्च्योरारी में जजमेंट पास हो जाती है, बाद में उसको लीगली करार दिया जाता है, और प्रोहिबिशन में जो है कि उसको जजमेंट जो पास नहीं होती, अभी जजमेंट पास होने से पहले ही उसको इलीगल करार दिया जाता है।
इलीगली जो है उसको माना जाता है कि भाई ये जो जजमेंट है वो इलीगली है। और फिफ्थ है हमारा रिट ऑफ क्यू वरेंटो। क्यू वरेंटो में मतलब है कि अगर कोई मान लीजिए पब्लिक अथॉरिटी कोई है, पब्लिक ऑफिसर ऑफिशियल है कोई, वो अपनी पोस्ट पर बैठा हुआ है, उसकी पोस्ट जो है रिटायरमेंट की उसकी एज है 62 ईयर्स की एज है मान लीजिए, लेकिन वो जो है 3 साल और लगा रहा है अपनी पोस्ट पे बैठा हुआ है, 3 साल और एक्स्ट्रा बैठा हुआ है, और वो अपना काम कर रहा है, अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है मान लीजिए। सो उसको हम पूछ सकते हैं कि आप किस अथॉरिटी के ऊपर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसकी परमिशन लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आपकी रिटायरमेंट की एज जो है जा चुकी है। सो अगर वो गलत एक्ट कर रहा हो या वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो उसके लिए जो है हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। सो आइए अगली चीज़ को हम जानते हैं, हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ इन इंडिया। हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर क्या क्या पोजीशन है इसकी, इसको जानना बहुत ज़रूरी है ना। फर्स्टली करंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। सबसे पहले हमें यह चीज़ जानने की ज़रूरत है कि हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है। देखिए 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। हाई कोर्ट जो है कितने हमारे इंडिया के अंदर 25 हैं। वाइल मैनी स्टेट्स हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स, सब स्टेट्स के पास देखिए अपना हाई कोर्ट है। 25th हाई कोर्ट एडिड इन आफ्टर 2018। 2018 के बाद जो है 25th हाई कोर्ट ऐड हुआ। कौन सी हाई कोर्ट थी वो? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो 2018 के बाद ऐड करी गई, फिर वो कहलाई गई 25th हाई कोर्ट। वो 25th हाई कोर्ट थी। और अब क्या इंडिया के अंदर क्या लेवल है, कितने हाई कोर्ट है हमारे यहाँ पे? 25th हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर। और सेकेंडली पॉइंट है, पंजाब एंड हरियाणा शेयर्ड ए कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। देखिए कुछ स्टेट्स जैसे हैं, जैसे कोई दो स्टेट्स हैं, उन दो स्टेट्स का जो है एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे है पंजाब एंड हरियाणा शेयर्ड ए कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, उसके अंदर कौन कौन से केसेस, कौन कौन से एरिया के केसेस देखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पंजाब और हरियाणा को कोई भी केस होगा, सो वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में देखा जाएगा। कोई भी मामला होगा उससे रिलेटेड, कोई भी मैटर होगा पंजाब एंड हरियाणा से रिलेटेड, कोई भी मैटर होगा, सो वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में देखा जाएगा। और फोर्थ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैव ए कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी हाई कोर्ट। देखिए फोर्थ नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन से हैं, पहले हम इसको जानते हैं कि फोर्थ नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन से हैं। देखिए जानते हैं उनकी जुरिस्डिक्शन के बारे में। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन चार स्टेट्स की एक ही हाई कोर्ट है। उस हाई कोर्ट का नाम क्या है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी में हाई कोर्ट है ये, इन चार स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन का। इन चार स्टेट्स से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा सो वो हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाएगा वो मैटर। सो मुझे उम्मीद है आप ये चीज़ भी समझ गए होंगे। लास्टली पॉइंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट इज द बिगेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा हाईएस्ट हाई कोर्ट है इन इंडिया के अंदर। हमारी इंडिया के अंदर सबसे बड़ी हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद की हाई कोर्ट है। एंड कोलकाता हाई कोर्ट इज द वेरी ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। कोलकाता की हाई कोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पुरानी हाई कोर्ट है हमारी इंडिया के अंदर। सो मुझे उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन सब चीज़ों को लिख लीजिएगा और इन सारे लेक्चर्स को जो है आप ध्यान से सुनिया करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। और ये जो मैं स्टडी कर जो है सारे स्लाइड्स को तैयार करता हूँ। सो मुझे उम्मीद है आप ये चीज़ भी समझ गए होंगे। सो आइए हम आगे चलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ। सो अब हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। देखिए लोगों को ज़्यादातर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही पता होता है। हमारे यहाँ पे जो भी जितने भी फ्रेंड्स हैं, कॉमन पीपल जितने भी हैं, सबको हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही पता होता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि और कॉमन पीपल्स को जो है और कोर्ट्स के बारे में भी जानकारी हो, कि हमारे इंडिया के अंदर जो है और भी कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा और भी दूसरी जुडिशियल बॉडी हैं जो फैसला सुनाती हैं। अब जैसे थर्ड बॉडी है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये थोड़े नीचे लेवल की आ जाती है। अब मेनली ईच डिस्ट्रिक्ट हैव ऑन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इट इज़ डिवाइडेड बाय द एरियाज जुरिस्डिक्शन। देखिए हर डिस्ट्रिक्ट का जो है अपना हाई कोर्ट होता है, सॉरी अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, लेकिन एरिया जो है उनका एरिया जो बटा होता है, जुरिस्डिक्शन के हिसाब से बटा होता है। अब मान लीजिए हमारे उत्तम नगर का कोई केस है, सो वो द्वारका जाएगा। अब द्वारका, विकासपुरी का कोई केस है, जनकपुरी का कोई केस है, तो वो द्वारका जाएगा। अब उसके अंदर कुछ एरियाज जो हैं, उसके अंदर के एरियाज को जो है कुछ 30,000 भी भेजा जाता है। अब 30,000 ही भेजा जाता है, लेकिन वो जुरिस्डिक्शन के हिसाब से देखा जाता है कि भाई कौन कौन से एरियाज जो हैं डिवाइड हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड हैं। सो वो इस चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए कि जुरिस्डिक्शन के हिसाब से जो है केसेस जो है एरिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाते हैं।
सो सेकेंडली पॉइंट है, इन इंडिया ओवरऑल 672 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन इंडिया। देखिए टोटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने हैं हमारे इंडिया के अंदर, 672 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारे इंडिया में। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है कभी भी इसको जो है कभी भी अगर मान लीजिए कोई भी पूछ लेता है, कोई भी एडवोकेट को भी कोई पूछ लेता है कि हमें ये चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि कॉमन पीपल को भी ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारे इंडिया के अंदर। टोटल कितने हैं, 672 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया। थर्डली पॉइंट है, ऑल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैव दैट देयर ओन पावर। हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की देखिए अपनी अपनी पावर होती है, मतलब पावर सेम होती है, लेकिन जो उसके अंदर जो पोस्ट होती है जजेस की, उनकी पावर अलग अलग होती है। एंड ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सिविल और क्रिमिनल एंड मैट्रिमोनियल केसेस एंड चेक बाउंस केसेस। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो है कौन कौन से मैटर्स आते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल केसेस भी आते हैं। मैट्रिमोनियल केसेस का मतलब होता है जैसे शादी से रिलेटेड, कोई शादीशुदा है, कोई उसका कोई डिवोर्स हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई कंसेंट कोई डिवोर्स करवाना चाहता है, उससे रिलेटेड कोई मान लीजिए क्रुएलिटी का मामला है, क्रुएलिटी मतलब कि कोई मारपीट का मामला है हस्बैंड वाइफ के बीच में, कोई दहेज से रिलेटेड वो डाउरी डेथ है, कोई कुछ भी है, सो उससे रिलेटेड मामले जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। लेकिन उसको जो है सिविल नेचर का माना जाता है, मैट्रिमोनियल केसेस को क्रिमिनल नहीं सिविल केसेस का माना जाता है। चेक बाउंस का कोई केस है, चेक बाउंस के केसेस आते हैं 138 NI एक्ट के अंदर, अब उसको जो है क्रिमिनल केसेस में माना जाता है। चेक बाउंस का कोई भी केस होगा उसको क्रिमिनल केसेस का ही नेचर माना जाएगा। सो मुझे उम्मीद है आप ये चीज़ भी समझ गए होंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पोजीशन, उनका लेवल क्या है और उनके काम क्या है और उनके अंदर कौन कौन से मैटर्स डिवाइडेड हैं। सो मुझे उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। सो आइए अब हम आगे चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में। देखिए आर्टिकल 234 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड्स दैट द रिक्वायरमेंट टू द judicial service apart from district judge will be made by the governor based on the rules he framed after consultation with the state public service commission। देखिए सिंपली मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें कहा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये प्रोवाइड करता है कि रिक्रूटमेंट, जो जुडिशियल सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट मतलब कि कोई ज़रूरत है जो डिस्ट्रिक्ट जज की, वो उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको कौन बनाता है, गवर्नर, हमारे यहाँ का गवर्नर ही उसको फ्रेम करता है। उसके बाद ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन के बाद उसको क्या करता है कि भाई उसकी बाद स्टेट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेने के बाद, सब हाई कोर्ट्स की कंसल्टेशन लेने के बाद, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो है कोई डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना है, सो पहले गवर्नर जो है उसको अपॉइंट करेगा, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट, उसके बाद उसके अंदर कंसल्टेशन करेगा, उसके बाद जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है उसके अंदर इंटरफेरेंस होगी, उसके बाद ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अपॉइंट करा जाएगा। सो सेकेंडली पॉइंट है इसमें, ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस पोस्ट्स आर डिफरेंट। सब देखिए सारे जजेस की जो है पोस्ट जो है काफ़ी डिफरेंस होती है, काफ़ी पावर्स भी डिफरेंट होती है, और विद इन दी सुपीरियर पावर के साथ ही काम करते हैं ये अपनी, एंड डिफरेंट परफॉर्मेंस फॉर डूइंग एनी रिलेटेड जुडिशियल प्रोसेस वर्क्स। अब देखिए और भी जुडिशियल प्रोसेस वर्क करने के लिए इनके पास परफॉर्मेंस करने के लिए जो है काम बहुत होता है, ये अपना काम अच्छे से करते हैं, अपना कोई भी जुडिशियल प्रोसेस से रिलेटेड काम होता है वो अपने काम को बखूबी निभाते हैं। सो आइए अब हम आगे चलते हैं, लेबर कोड के बारे में अब जानते हैं कि लेबर कोड क्या होती है, लेबर कोड का मतलब क्या होता है। आइए अब हम इसको जानते हैं। लेबर कोर्ट्स मेनली इक्वल पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल। देखिए लेबर कोर्ट जो है ना ज़्यादा नीचे है ना ज़्यादा ऊपर है, ये जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल के बराबर ही होती है, बट द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ वर्क्स इज समथिंग इज डिफरेंट। देखिए कुछ काम करने का तरीका जो है वो कुछ डिफरेंट तौर से अलग है, क्योंकि इसमें जो है लेबर्स के राइट्स के बारे में बताता है। अब उसमें जो है दूसरे कॉमन पीपल्स के बारे में भी बताता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के मामले जो होते हैं, इसमें जो है लेबर के बारे में बताता है कि लेबर को तनख्वाह देना, कुछ ऐसे वेजेस देना, उनके बारे में कुछ बताता है, ये उसकी जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है। इसलिए कहा है कि इसका जो काम है वो कुछ तरीके से डिफरेंट है। इन दिल्ली द लेबर कोर्ट इज सिचुएटेड इन राउज एवेन्यू। देखिए हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर लेबर कोर्ट है कहाँ पे। दिल्ली के अंदर लेबर कोर्ट कहाँ पर है, राउज एवेन्यू के वहाँ पे है, ITO के पास राउज एवेन्यू कोर्ट है, वहाँ पे है, ITO के पास है। Secondly, in the labor court matters listed mainly terminated to any labor from his work or not to give minimum wages which is decided by the Minimum Wages Act 1948। देखिए इसमें बताया हुआ है कि लेबर कोर्ट के जो भी मैटर्स हैं वो लिस्टेड होते हैं
जैसे किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, टर्मिनेट कर दिया गया अगर किसी लेबर को अपने काम से उसके, और उसको मिनिमम वेजेस ना दिया जाए, कोई भी जो उसका मिनिमम वेजेस मान लीजिए 5,000 रुपये जो है इस एक्ट के मुताबिक जो है तय है। इस एक्ट के मुताबिक तय क्या है कि भाई कोई लेबर है, उसकी तनख्वाह जो है 10,000 रुपये है। मान लीजिए उसको उसकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो काम पे काम कर ही जा रहा है अपनी, उसको जो है हेल्थ की प्रॉब्लम भी हो रही है काम करते हुए, बहुत सी दिक्कतें आती हैं लेबर्स को भी काम करते हुए। सो उसको देखते हुए, काम करते हुए उसको देखते हुए उसको पैसे अगर नहीं देता, सो वो लेबर जो है वो लेबर कोर्ट में जाके कोर्ट में सूट कर सकती है, केस फाइल कर सकती है उनके द्वारा, उनके लिए कि भाई उन्होंने जो है हमें पैसे मिनिमम वेजेस नहीं दिए, हमारे मिनिमम वेजेस जो है हमें दिलवाए जाए। बट टाइम टू टाइम इन द एक्ट अमेंडमेंट डिक्लेयर दैट द मिनिमम वेजेस ऑफ एवरी लेबर। सो इसके अंदर क्या कहा हुआ है कि भाई टाइम टू टाइम जो है, जो एक्ट अमेंडमेंट होता है उसके अंदर जो डिक्लेयर करे जाते हैं मिनिमम वेजेस, जो हर लेबर के लिए डिक्लेयर करे जाते हैं वेजेस, उसके हिसाब से उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। सो मुझे उम्मीद है आप ये चीज़ को समझ गए होंगे कि लेबर कोड का मतलब क्या होता है। सो आइए अब हम कंज्यूमर कोर्ट के बारे में जानते हैं, उनकी पोजीशन के बारे में जानते हैं, जो इंडिया के अंदर उनकी पोजीशन है। सो मुझे उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे पीछे। द कंज्यूमर कोर्ट मेनली एडजुडिकेट द मैटर्स ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज। देखिए इसमें सिंपली तौर से कहा गया है कि कंज्यूमर कोर्ट जो है वो मेनली एडजुडिकेट करता है मैटर्स को, कंप्लेंट देता है, कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी कुछ हो। जैसे कस्टमर्स को जो है, कोई मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जा रहे हैं, कोई आपको जो है एलसीडी कोई पसंद आया, आपने एलसीडी मंगवा लिया, लेकिन 2-4 दिन बाद वो चल नहीं रहा, आप जो है कंप्लेंट लेकर गए दुकान पर कि भाई ये जो है ऐसे कि ये जो है एलसीडी चल नहीं रहा हमारा। सो उसके लिए जो है वो कुछ सुन नहीं रहे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे, ना उसको एक्सचेंज करें ना कुछ कर रहे हैं। सो उसके लिए कोई एग्रेसिव पार्टी जो है, एग्रेसिव पार्टी आप ही हुए, सो उसके लिए आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। सो कंज्यूमर कोर्ट जो है इंडिया के अंदर, हमारे दिल्ली में भी मतलब कि काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं इसकी। जैसे आईटीओ में भी है, जनकपुरी में भी है, 30 हज़ारी के पास भी है, हर जगह है मतलब कि ये। सो इसके लिए जो है मेनली किस चीज़ के लिए इसमें होता है कि ऑनलाइन सर्विसेज के लिए भी होता है कि भाई मान लीजिए कोई एग्रेसिव पार्टी जो है वो ऑनलाइन सर्विस के कोई भी एसेट आया, उसके पास एसेट आया मतलब कि कोई वस्तु आई है, सो उस वस्तु के लिए अगर वो परेशान है कि मान लीजिए अमेजोन से कोई चीज़ आई है, फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ आई है, eBay.com से कोई चीज़ आई है, ब्लू डार्ट से कोई चीज़ आई है, सो उससे कोई उसके एसेट से जो है कोई बंदा परेशान है, सो दिस ऑल टाइप्स ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू कस्टमर सर्विसेज मैटर्स रेफर्ड और लिस्टेड फॉर हियर्ड इन कंज्यूमर कोर्ट। सो उस मैटर्स को जो है कंज्यूमर कोर्ट में सुनवाई करी जाएगी उन मैटर्स के बारे में। सो मुझे उम्मीद है आप ये सारी चीज़ समझ गए होंगे, और इन सब चीज़ के बारे में आपको जो है अच्छे से समझ आ गई होगी कि किन किन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। सो लास्टली अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिब्यूनल के बारे में कि ट्रिब्यूनल्स का मतलब क्या होता है। देखिए लास्टली अब हम जानते हैं ट्रिब्यूनल के बारे में। द डिस्कस अबाउट द ट्रिब्यूनल्स, इट मेनली वर्क्स फॉर द स्पेसिफिक मैटर्स। ये जो है स्पेसिफिक मैटर्स के रिलेटेड ही काम करता है। इट कुड बी रिलेटेड सर्विसेज मैटर, कोई सर्विसेज मैटर हो, एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो भी एक ट्रिब्यूनल होता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की मतलब कि कोई न्यूट्रल बंदा हो, न्यूट्रल बंदे को कोई लॉ की नॉलेज हो, और वो हमारे यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन बनकर आए और कोई दो पार्टीज के बीच में जो है उसका कोई भी मैटर हो, कोई भी कन्फ्लिक्ट मैटर हो, उसको सॉल्व करवाना, उसको जो है ट्रिब्यूनल उसको भी कहा जाता है। इट मीन्स दैट द एवरी ट्रिब्यूनल हैज़ दैट द पावर एंड एडजुडिकेशन पावर टू सॉल्व द मैटर्स। हर मैटर्स को सॉल्व करने की उसकी अपनी एक पावर होती है। सो इसको जो है ट्रिब्यूनल्स को अलग ही स्पेसिफाइड करा गया है। एज दी सिनेरियो में अगर आपको समझाऊं कि ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूनल का मतलब कि ये काम होता है कि भाई जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट का कोई रिलेटेड मैटर है तो उसके लिए अलग कोर्ट होगी, कोई आर्मी से रिलेटेड मैटर उनके लिए अलग कोर्ट होगी। सो कोई सर्विस मैटर है, कोई पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिशियल मैटर है तो उनके लिए अलग कोर्ट होगी। सो ऐसे से डिवाइड करा जाता है स्पेसिफिक वर्क से। पहला है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे अभी मैंने आपको बताया इन्वायरमेंट से कोई रिलेटेड मैटर है, सो उसके लिए जो है एनजीटी बनाई गई है। एनजीटी बनाई गई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो मैटर देखेगी उसके लिए। सेकेंडली है कैट। कैट मतलब कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब इसके लिए जो है कैट का मतलब होता है कि कोई सर्विस मैटर हो, किसी को टर्मिनेट कर दिया गया हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस है, कोई भी है, मतलब कि कोई पब्लिक ऑफिशियल जो कोई उसकी अपनी बड़ी पोस्ट पे काम करता हो, बिना उसको कोई रीज़न बताए जो है उसको टर्मिनेट कर दिया गया हो, कुछ कर दिया गया हो, सैलरी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, सो मैटर्स जो है सर्विस मैटर जो है कैट में जाएंगे। सो थर्ड है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, आईटीटी।
उसके लिए कोई भी मैटर जो है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में, कोई भी मैटर अगर आ रहा है, कोई भी इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर कोई भी है, सो वो वहाँ जाएगा, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाएगा। अब इनसे भी ऊपर की अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में से भी अथॉरिटी ऊपर होती है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, उससे भी बड़ी अथॉरिटी होती है कि भाई इनकम टैक्स अपीलेट, अपीलेट मतलब कि अपील करना। मान लीजिए इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने जो कोई फैसला दिया उससे कोई बंदा सेटिस्फाइड नहीं है, सो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी जा सकता है। नेशनल ग्रीन अपीलेट ट्रिब्यूनल भी होती है। सो इनके लिए जो है अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाई गई हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग वर्क काम कर सकेंगे। सो मुझे उम्मीद है आप इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे, आप ये लेक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इस लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये सारी चीज़ कैसी लगी, और आपको जो कोई भी तरीके की डिफरेंस, कोई भी डिफरेंट तरीके का कोई भी कुछ मतलब इशू लगे, इसके अंदर कुछ भी लगे तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो मैं उम्मीद करूँगा कि आपका जो है कोई भी इशू हो तो मैं उसके लिए जो है आपको हर तरीके की सॉल्यूशन और इसके लिए जो मैं रेमेडी बता सकूँ आपको। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ ताकि, क्योंकि मैं बहुत लेट आया हूँ इस बार, क्योंकि एक्चुअली मेरी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए आपको पता ही है कैसा माहौल चल रहा है। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ।